नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं दोस्तों। लगातार क्लासेज आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। आज की ये शानदार क्लास रहेगी दोस्तों, इसलिए सभी हमारे जितने भी साथी हमें सुन रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से आप क्लास को देखिए और डेली क्लास से आप जुड़िए। आपका कोई भी सवाल रहता है तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस शानदार क्लास को हम आप तक पहुंचाते हैं। ये रही आज की क्लास। चलिए मित्रों, ये रही हमारी आज की शानदार क्लास। शुरू करते हैं। देखिए स्क्रीन पर दिख रहा होगा चतुर्थी तत्पुरुष समास। चतुर्थी तत्पुरुष समास क्या है सबसे पहले जानेंगे हम। तो आपको हम बता दें कि इसमें आपका जो पूर्व पद मिलेगा वो चतुर्थी विभक्ति के अंतर्गत मिलेगा। ठीक है, चतुर्थी विभक्ति वाला जो पद रहेगा उस पद के साथ में ही समास होगा। अब किसका समास होगा, कैसे होगा, कौन से सूत्र से है इसमें समास, तो वो हम आपको सब बता रहे हैं। देखिए अच्छे से सुने। तो सबसे पहले हमारा सूत्र है इसमें, देखिए सूत्र को पढ़ेंगे सभी। चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुख रक्षित ही, ये हमारा सूत्र है, इसका मुख्य सूत्र। दोबारा पढ़िए। चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुख रक्षित ही। सूत्र का मतलब क्या हुआ, देखिए कह रहे हैं कि चतुर्थी विभक्ति अंत वाले शब्द का, ऐसा शब्द जिसमें चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है, ऐसे शब्द का तदर्थवाची शब्द के साथ तथा अर्थ बलिहित सुख एवं रक्षित पदों के साथ चतुर्थी तत्पुरुष समास हो जाता है। अब यहां पर देखिए, ये सामान्य अर्थ हमने आपको बता दिया। अब यहां पर आपके मस्तिष्क में एक सवाल हो सकता है कि भाई ये तदर्थ क्या है। देखो यहां पर दो बातें आपको समझनी है। यहां पर चतुर्थी विभक्ति वाले शब्द का जो समास है ना, वो एक तो होगा तदर्थ के साथ, तदर्थवाची शब्द के साथ होगा। इसके अलावा दूसरा जो समास है वो हो रहा है अर्थ बलिहित सुख रक्षित, जो हमने इसमें शब्द बताए हैं उन शब्दों के साथ में होगा। तो दो बातें यहां पर आपके सामने क्लियर होती हैं। एक तो तदर्थवाची शब्दों के साथ, दूसरा होगा अर्थ बलिहित सुख रक्षित। ये यदि शब्द आपको बाद में मिलते हैं तो यहां पर समास हो जाएगा चतुर्थी तत्पुरुष समास। अब तदर्थ क्या है, ये हमारे सामने प्रश्न आता है। तदर्थ के लिए लिखा भी है मैंने कोष्टक में, यहां पर प्रकृति विकृति भाव, यानी जहां प्रकृति विकृति भाव हो वहीं हम तदर्थ कहेंगे। या फिर आप यूं कह सकते हैं कि तदर्थ का अर्थ होता है चतुर्थ्यंत के लिए। तदर्थ का अर्थ होगा चतुर्थ्यंत के लिए। बात समझे कि नहीं? इसका मतलब यह है कि जब प्रकृति विकृति भाव हमें दिखाई दे, प्रकृति विकृति भाव की स्थिति रहे, तो हम यहां पर चतुर्थी तत्पुरुष समास कर सकेंगे। कैसे, अभी मैं एक उदाहरण से समझाऊंगा आपको। और यदि प्रकृति विकृति भाव की स्थिति नहीं रहेगी तो वहां पर आप चतुर्थी समास नहीं कर सकते। कैसे, मैं उसका भी उदाहरण बताऊंगा कि कैसे नहीं कर सकते। दोनों बातें आपको यहां पर मैं समझाऊंगा, अच्छे से आपकी समझ में आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के हम ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे उदाहरण, ठीक है, जहां पर प्रकृति और विकृति दोनों की स्थिति रहे, उन उदाहरणों में ही हम इस सूत्र की सहायता से चतुर्थी तत्पुरुष समास कर सकेंगे। अब कैसे करेंगे, मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। चलिए देखते हैं कि प्रकृति विकृति क्या है। हमारा सबसे पहला एक उदाहरण है यू पाए दारू। यू पाए दारू, ये हमारा पहला ही उदाहरण है। ठीक है, अब यहां पर देखिए यू पाए दारू, ये हमारा लौकिक विग्रह है। अब यहां पर यू पाए में चतुर्थी विभक्ति है, इधर हमारा दारू शब्द है। ठीक है, अब यहां पर हमने इसमें आपको जो शब्द बताए जैसे कि अर्थ बलिहित सुख रक्षित, इनमें से कोई भी शब्द नहीं है। यहां पर कोई भी शब्द आपको यहां दिखाई नहीं दे रहा। तो क्या इस सूत्र से समास होगा? अवश्य होगा, क्योंकि यदि ये शब्द नहीं है, लेकिन हमने एक बात और बताई कि तदर्थ की स्थिति हो, तो यहां पर तदर्थ है। तदर्थ का मतलब होता है प्रकृति विकृति भाव यदि रहेगा तब भी चतुर्थी तत्पुरुष समास होगा।
तो यहां पर देखिए यूपाय दारू, यानी दारू का मतलब होता है लकड़ी, दारू का मतलब लकड़ी होता है, और लकड़ी से यूप बनाया, लकड़ी से क्या बनाया, यूप। यूप का मतलब होता है खूंटा। जैसे मान लो आप लकड़ी काट के लाए और आपने एक खूंटा बना लिया जिससे गाय भैंस इत्यादि को बांधा जाता है। अब बताइए लकड़ी का रूप बदल गया खूंटा के रूप में, तो यहां पर लकड़ी जो है ये तो है प्रकृति, मूल रूप है। अब इस लकड़ी से हमने बना लिया खूंटा, तो वो हो गया उसका विकृत रूप, वो उसका विकृत रूप कहलाएगा। समझे? जैसे मान लो आपके पास सोना है, अब उस सोने से आपने मान लो अंगूठी बना ली, चैन बनवा ली, कुछ और बनवा लिया, तो वो उसका विकृत रूप है। क्या है? विकृत रूप। तो ऐसी स्थिति में प्रकृति और विकृति दोनों ही स्थिति बन रही हैं, यानी प्रकृति विकृति भाव है। तो यहां पर दारू से यूप बनाया, इसका मतलब यहां प्रकृति विकृति है, यहां पर तदर्थ है, तो यहां पर चतुर्थी समास हो जाएगा, चतुर्थी तत्पुरुष। यदि यहां पर यूपाय दारू में यहां पर प्रकृति विकृति स्थिति नहीं होती तो यहां पर आप समास नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको इस तरह का एक उदाहरण बताता हूं, जहां पर चतुर्थी तो होगी लेकिन वहां समास नहीं होगा। ऐसा उदाहरण मैं आपके सामने लिखता हूं। जैसे रंधनाय, उदाहरण है रंधनाय स्थाली। ठीक है, थोड़ा सा समझ लो, बाकी तो उदाहरण तो फटाफट समझ लेंगे अपन। उदाहरण लिखा है रंधनाय स्थाली। अब देखो यहां भी चतुर्थी है, आगे स्थाली शब्द मिल रहा है, यहां पर समास नहीं होगा। आप सोचेंगे क्यों नहीं होगा भाई? इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमने कहा कि यहां पर प्रकृति विकृति भाव होना चाहिए। देखो यहां पर रंधनाय का मतलब होता है खाना पकाने के लिए डेलची या इस थाली का प्रयोग करते हैं, तो यहां पर थाली और रंधनाय में कोई भी प्रकृति विकृति भाव नहीं है। जैसे लकड़ी से हमने खूंटा बनाया वैसी स्थिति नहीं है। यहां पर इस थाली से रंधनाय यानी रंधन बना रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां पर यहां तो इस डेलची को केवल सब्जी पकाने के लिए काम में ले रहे हैं बस। लेकिन वहां तो हमने लकड़ी से खूंटा बना दिया, तो वहां तो मामला चेंज हो गया ना, प्रकृति जो थी उसकी विकृत हो गया, वो रूप ही विकृत रूप हो गया उसका। जैसे लकड़ी से आपने टेबल कुर्सी बना ली लकड़ी की, तो पूरा ही रूप बदल गया ना उसका तो। लेकिन यहां पर इस तरह की स्थिति नहीं है, यहां प्रकृति विकृति नहीं है, इसलिए यहां पर समास नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इस उदाहरण में कोई भी विकार नहीं होता है, वह तो केवल पाक क्रिया निष्पादन का साधन है, खाना पकाने मात्र के लिए साधन है, इसलिए यहां समास नहीं होगा। ये बात आपको समझनी है। अब चलते हैं उदाहरणों की तरफ, हम एक एक उदाहरण को समझा देते हैं। तो एक तो तदर्थ की स्थिति रहेगी तो समास करना है, इसके अलावा हमने जो शब्द बताए अर्थ बलि हित सुख रक्षित, ये रहेंगे तो आप समास कर देंगे। चलिए उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले है यूपाय दारू, तो हमने बता ही दिया यूपाय दारू में, तो यहां अलौकिक विग्रह होगा यूप ङे दारू सु। ठीक, बन जाएगा यूप दारू। क्या बना भैया? यूप दारू बन गया। अब यहां पर आप विसर्ग नहीं लगा सकते क्योंकि यहां पर जो सु है उस सु का लोप कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? लोप कर दिया जाता है। स्वमोर नपुंसकात सूत्र से यहां लोप हो जाता है, तो बन जाएगा यूप दारू। आगे है कंकणाय स्वर्णम। कंकणाय स्वर्णम यानी जो हमारे कंगन होते हैं ना पहनने के, उन कंगनों के लिए स्वर्ण, कंगनों के लिए सोना, ऐसा यहां पर अर्थ है, कंगन के लिए सोना। तो यहां पर भी आपकी प्रकृति विकृति भाव बन रहा है, तो यहां कंगन ङे स्वर्ण सु, तो बन जाएगा कंगन स्वर्णम, कंगन स्वर्णम बन जाएगा। ठीक है, आगे है घटाय मृत्तिका। घटाय मृत्तिका यानी घड़े के लिए मिट्टी। अब मिट्टी से घड़ा बनाया है तो आपको पता है भाई मिट्टी थी, उसका घड़ा बन गया तो रूप बदल गया कि नहीं? तो जहां पर रूप बदलने की स्थिति है वो उसको कहेंगे प्रकृति विकृति। पहले तो अलग रूप था और उसी में से अलग रूप हो गया, तो प्रकृति और विकृति हो गई। तो यहां बनेगा घट ङे मृत्तिका सु, तो घट मृत्तिका ऐसा बन जाएगा। इसके बाद में भूतेभ्य बलि ही, यहां पर देखेंगे भूतेभ्य बलि में प्रकृति विकृति भाव नहीं है। यहां पर तो हमने कहा कि चतुर्थी विभक्ति अंत वाले शब्द के साथ में अर्थ बलि हित सुख रक्षित शब्द बाद में रहें तो आप चतुर्थी तत्पुरुष समास कर लोगे। तो यहां पर देखिए बलि शब्द आ गया तो आप समास कर लोगे।
तो भूत भ्यस बलि सु बन जाएगा भूत बलि ही। इसी तरह गोभ्य हितम, तो यहाँ हितम शब्द आ गया, तो यहाँ गोभ्यस हित सु बनेगा गो हितम। इनमें कोई दिक्कत नहीं है, आप फटाफट कर लेते हैं इनको तो समझ में आ जाएंगे। गोभ्य सुखम, तो यहाँ बन जाएगा गोभ्यस सुख सु गो सुखम। ठीक है, क्लियर। आगे है गोभ्य रक्षितम, तो गोभ्यस रक्षित सु गो रक्षितम। इनमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जहां पर समझाने की विशेष आवश्यकता थी वो मैंने समझा दिया। तदर्थ क्या होता है, इस सूत्र में तदर्थ का क्या अर्थ है, यदि इस तरह से भी सवाल पूछा जाता है तो ये अपने आप में कठिन माना जाएगा सवाल। इसका उत्तर होगा चतुर्थ्यंत के लिए, यानी चतुर्थी विभक्ति के लिए, ऐसे आपको समझना है। ताद्यर्थ चतुर्थी वाच्या एक वार्तिक है, जब आप कारक पढ़ोगे तो चतुर्थी विभक्ति में ये वार्तिक आएगा, उसके प्रसंग में यहां पर तदर्थ आपको समझना है, ऐसे भी आप समझ सकते हो। ठीक है, तो ये हमने आपको चतुर्थी तदर्थार्थ बलि हित सुख रक्षित ही सूत्र के सारे उदाहरण समझा दिए अच्छे से व्याख्या सहित। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आगे होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, लगातार क्लासेज आपको मिलती रहेंगी दोस्तों। ठीक है, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना और वीडियो अच्छा लगता तो लाइक करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें मित्रों आगे एक वार्तिक और है, वार्तिक को भी हम समझते हैं। देखिए वार्तिक है, लिखा हुआ है अर्थेन नित्य समासो विशेष लिंगता चेति वक्तव्यम। ये इसका वार्तिक है, बहुत ही अच्छा वार्तिक है ये। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है वो मतलब समझते हैं। अर्थेन नित्य समास से विशेष लिंगता चेति वक्तव्यम, मतलब ये हुआ कि चतुर्थ्यंत पद का, ठीक है, ऐसा पद जिसके अंत में चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है तो उसको हम कहेंगे चतुर्थ्यंत पद का अर्थ पद के साथ, किसके साथ, अर्थ पद के साथ, अर्थ शब्द के साथ नित्य चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है तथा समस्त लिंग विशेष्य पद के अनुसार हो जाता है। यानी जो पूरा हमारा पद बनेगा, समस्त पद समास करने के बाद में जो पूरा का पूरा हमारा एक शब्द बनेगा, उस पूरे शब्द का जो लिंग होगा वो होगा विशेष्य पद के अनुसार। बात समझे, विशेष्य पद के अनुसार उसका अर्थ होगा। उदाहरण में समझाऊंगा कैसे होगा, आगे सुनिए। विग्रह में विशेष्य के लिंगानुसार सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी जिस तरह का विशेष्य होगा उसी के आधार पर हम विग्रह में प्रयोग करेंगे। जैसे मान लो कि पुल्लिंग है तो हम अयम करेंगे, अयम, यानी कि अयम का मतलब है पुल्लिंग वाला रूप प्रयोग करेंगे। यदि स्त्रीलिंग है तो इयम का प्रयोग करेंगे हम, किसका, इयम का। और नपुंसक है तो इदम का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये हम विशेष्य के आधार पर परिवर्तन कर रहे हैं। जैसा विशेष्य उसी तरह का हम रूप यहां लिखेंगे। कैसे, उदाहरण से समझ में आ जाएगा। तो अर्थ शब्द के साथ आपको समास करना है। तो एक तरफ आपकी चतुर्थी विभक्ति रहेगी और दूसरी तरफ आपका जो पद रहेगा वो रहेगा, क्या रहेगा, अर्थ रहेगा, अर्थ। ठीक है, अर्थ पद। अब देखिए कैसे है। तो पहला उदाहरण है द्विजाय अयम, द्विजाय अयम। देखिए यहां पर हमारा, हमने कहा कि जो विशेष्य पद है हमारा, तो विशेष्य पद क्या है, यहां पर उसी के अकॉर्डिंग हम प्रयोग करेंगे। समझे कि नहीं। तो विशेष्य पद हम, जैसे सूप है, सूप के लिए हम कह रहे हैं तो यहां पर हम इसी के आधार पर करेंगे। जैसे सूप हमारा जो पद है ये हमारा पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग के हिसाब से हम अयम का प्रयोग करेंगे। इसलिए हम लिखेंगे द्विजाय अयम, यानी द्विज के लिए सूप। सूप का मतलब दाल होता है, द्विज के लिए सूप, यानी द्विज के लिए, यानी ब्राह्मण के लिए सूप। ठीक, ऐसे तो लिखेंगे द्विजाय अयम। तो यहां पर अयम, इयम, इदम जो लिखेंगे हम, ये विशेष्य पद के हिसाब से लिखेंगे। अब सूप की जगह कोई नपुंसक लिंग का शब्द होता तो यहां पर अयम नहीं लिख सकते, यहां लिखना होता इदम। क्या, इदम। यदि स्त्रीलिंग का होता तो लिखते यहां पर इयम, ऐसे परिवर्तन हो जाता। तो लिख दिया द्विजाय अयम। तो देखिए ये तो हो गया लौकिक विग्रह, इसका अलौकिक हो जाएगा द्विज ङे अर्थ सु बन जाएगा। अब द्विज में अर्थ जोड़ दिया तो दीर्घ संधि हो जाएगी, बनेगा द्विजार्थ है। क्या बनेगा, द्विजार्थ है। इस तरह से आप बना लेंगे। आगे चलिए, द्विजाय इयम,
यहां पर है द्विजाय इयम। तो यहां देखिए, अब इयम इसलिए लिखा है क्योंकि हमारा जो विशेष्य पद है वो स्त्रीलिंग में होने वाला है, स्त्रीलिंग में होगा। देखिए, द्विज ङे अर्थ सु, द्विज ङे अर्थ सु। तो यहां पर द्विज और अर्थ मिलाएंगे तो द्विजार्था, द्विजार्था ऐसा बन जाएगा, क्योंकि हमारा विशेष्य पद है यवागुहु। यवागु का मतलब होता है सत्तु। अब सत्तु जो शब्द है हमारा, यवागु शब्द, ये स्त्रीलिंग का है आपका। किस लिंग का है? स्त्रीलिंग का। इसलिए हमने यहां पर इस यवागु शब्द के आधार पर इयम का प्रयोग किया। किसका किया है? इयम का। अब जैसे एग्जाम में कई बार आ गया द्विजाय अयम, क्या रूप बनेगा? तो यहां जल्दीबाजी में आप द्विजार्था या द्विजार्थम नहीं कर सकते। आप अयम है तो अयम को देख के पुल्लिंग वाला ही रूप आपको देखना है। यदि इयम है तो द्विजार्था ही करना है, द्विजार्था गलत हो जाएगा। आपको द्विजार्था आ, ठीक है, स्त्रीलिंग वाला करना है। आगे है द्विजाय इयम, सॉरी इदम। तो यहां पर है द्विजाय इदम, ये नपुंसक लिंग वाला रूप है। इसका मतलब है कि विशेष्य पद नपुंसक लिंग में होगा। देखिए, अलौकिक हो जाएगा द्विज ङे अर्थ सु, ये तो सेम हो रहा है। तो यहां बनेगा द्विज अर्थ, तो अर्थ हम जोड़ेंगे यहां पर, द्विजार्थम बन जाएगा द्विजार्थम। यहां पर पयः है, विशेष्य पद है पयः। पयः का मतलब होता है दूध। अब दूध जो शब्द है यानी कि पयः शब्द है, ये नपुंसक लिंग का है। पयः, पयशी, पयांशी ऐसे रूप चलता है इसका। तो ये नपुंसक लिंग का है ना, इसीलिए हमने यहां पर विग्रह में इदम का प्रयोग किया और रूप में समस्त पद बनाया द्विजार्थम। ऐसे आगे चलो, मह्यम इदम, मह्यम इदम। तो यहां इदम का प्रयोग कर रहे हैं, इसका मतलब विशेष्य पद आपका नपुंसक लिंग होगा। अस्मद का रूप है ये मह्यम, ठीक है। अस्मद ङे अर्थ सु बनेगा मत, ठीक है। इधर तो बनता है मत और अर्थम, तो मत अर्थम है ना, तो बन जाएगा मत अर्थम में संधि करेंगे तो आपके जस्व होकर के मदर्थम हो जाएगा, मदर्थम जलम। तो यहां पर जलम है आपका नपुंसक लिंग का, तो यहां पर अर्थम जुड़ेगा इसीलिए, ठीक है। तो बन जाएगा मदर्थम। ऐसा ही है पुत्राय इयम, पुत्र ङे अर्थ सु, पुत्रार्था लेखनी। लेखनी विशेष्य पद है तो लेखनी के आधार पर हम लिखेंगे पुत्रार्था लेखनी, क्योंकि लेखनी स्त्रीलिंग का है तो हम लिखेंगे पुत्रार्था। यदि लेखनी की जगह कोई पुल्लिंग का शब्द होता तो हम पुत्रार्थ है लिखते, और इधर आप विग्रह में पुत्राय इयम की जगह अयम करते। ऐसे आपको ध्यान रखना है, इस तरह से परिवर्तन इसमें हो जाता है। तो ये हमारा चतुर्थी तत्पुरुष समास हो जाता है। इसमें वैसे कोई कठिन काम नहीं है, इसमें कोई कठिन बात ऐसी है नहीं। जो बात कठिन थी उनको मैंने सरल करके समझा दिया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अच्छे से समझना है आपको, एग्जाम में इनमें से सवाल पूछा जाएगा। उदाहरण इनमें से यदि आते हैं तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा इनके आधार पर यदि कोई दूसरे उदाहरण आते हैं तब भी कर सकते हो, क्योंकि आएंगे इसी तरह से और कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। जैसे मान लो कि हम अलग से उदाहरण बताएं, जैसे अग्नये इयम, अग्नि के लिए आहुति, ऐसा हम बोलेंगे तो अग्नये इयम ऐसा हम इसमें लिख सकते हैं। तो अग्नि के साथ में जैसे मैं लिख के बताऊं, अग्नये और यहां लिखा इयम, ठीक है, अग्नये इयम। अब यहां पर अग्नि हो जाएगा ङे अर्थ सु, तो यहां पर अग्न्यार्था, अग्न्यार्था हो जाएगा, अग्न्यार्था, ठीक है, अग्न्यर्था बन जाएगा। इसी तरह जलाय अयम है तो जलार्थ बन जाएगा, पुत्राय इयम है तो पुत्रार्था बन जाएगा। इसी तरह से इंद्राय इदम है तो इंद्रार्थम बन जाएगा, इंद्राय अयम है तो इंद्रार्थ बन जाएगा। ऐसे आप बना सकते हो, कितने भी उदाहरण बना सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कुल मिलाकर के आपको एक तो वार्तिक ध्यान रखना और एक सूत्र ध्यान रखना है। चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुख रक्षित सूत्र हो जाता है, और वार्तिक है अर्थेन नित्य समासे विशेष लिंगता चेति वक्तव्यम। क्लियर। अब चलते हैं दोस्तों आगे, पंचमी तत्पुरुष समास समझते हैं। पंचमी तत्पुरुष समास में क्या विशेष है, कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं, क्या उसमें से आ सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। चलिए मित्रों, देखिए यहां पर स्क्रीन पर आ चुका है हमारा पंचमी तत्पुरुष समास। अब हम देखेंगे पंचमी तत्पुरुष समास कैसे होता है, क्या इसका नियम है, क्या इसके सूत्र हैं, क्या वार्तिक है, इसमें जो भी है वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा एकदम सरल तरीका से। चलिए, तो इसमें सीधा सा है कि पंचमी तत्पुरुष है तो हमने कहा कि भाई जो नाम दे रखा है वो ही आपकी विभक्ति स्टार्टिंग में मिलती है, पहले पद में आपको वही विभक्ति मिलेगी। जैसे नाम दे रखा है पंचमी तत्पुरुष, तो यहां पर पंचमी विभक्ति आपको पहले पद में दिखाई देगी।
और बाद में क्या दिखाई देगा उसके लिए हम सूत्र समझेंगे, नियम समझेंगे, ठीक है ना। ऐसे चलिए सूत्र देखते हैं। सबसे पहला सूत्र है पंचमी भयेन। क्या सूत्र है? पंचमी भयेन। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि द्वितीय पद में भय शब्द मिलने पर पंचमी तत्पुरुष समास हो जाता है। ये इसका मतलब है। अच्छे से सुन लेना और समझ लेना। देखिए आपको बात समझ में आई कि नहीं आई। ये कह रहा है कि द्वितीय पद की स्थिति में, द्वितीय पद, प्रथम पद तो रहेगा आपका पंचमी विभक्ति अंत वाला, यानी ऐसा कोई भी पद रहेगा जिसके अंत में पंचमी विभक्ति होगी, तो पंचम्यंत पद के साथ में भय शब्द मिलने पर पंचमी तत्पुरुष समास हो जाता है। इसके बाद में एक वार्तिक और है, उसको भी साथ में समझना है, ठीक है। दोनों को मिक्स करके हम फिर उदाहरण समझेंगे। वार्तिक है भयभीत भीति भी भीरितिवाच्यम। भयभीत भीति भी रीतिवाच्यम। देखिए क्या कह रहा है, तो वार्तिक ये कह रहा है कि जब किसी सामासिक पद में या समास युक्त पद में या समस्त पद में द्वितीय पद के रूप में भय हो, यानी भय शब्द हो, या पर भीत शब्द हो, या भीति शब्द हो, या भी शब्द हो, इनमें से कोई भी शब्द प्राप्त रहे तो वहां पर पंचमी तत्पुरुष समास हो जाता है। ये आपको इस वार्तिक का अर्थ समझना है। क्या समझे? सीधा सा है कि देखिए जब किसी समस्त पद में द्वितीय पद के रूप में यानी दूसरे पद के रूप में आपको या तो भय शब्द मिले, भीत शब्द मिले, भीति शब्द मिले या भी शब्द मिले, इनमें से कोई भी शब्द मिलता है तो वहां पर आप पंचमी तत्पुरुष समास कर दोगे। इसमें और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल एक सिंपल सी बात है, ठीक है। यही तो बताया गया यहां पर। द्वितीय पद के अंदर आपको वह शब्द मिलने पर पंचमी तत्पुरुष होता है, ये हमने सूत्र का अर्थ बताया। इसके बाद में वार्तिक का अर्थ बताया कि द्वितीय पद के रूप में आपके सामने भय शब्द हो, भीत शब्द हो, भीति शब्द हो, भी शब्द हो, ये चार शब्द हैं, इनमें से कोई भी शब्द यदि होता है तो आप पंचमी तत्पुरुष समास कर सकते हो। जैसे उदाहरण समझते हैं। पहला उदाहरण है चोराद भयम। देखिए चोराद भयम, सबसे पहले तो आपको पहला पद देखना होगा जिसमें पंचमी विभक्ति होनी चाहिए। देखिए जितने भी उदाहरण हैं सब में पंचमी विभक्ति है। इसके बाद में द्वितीय पद देखेंगे, यहां पर द्वितीय पद है भयम, तो हमने कहा कि देखो सूत्र का अर्थ है द्वितीय पद में भय शब्द मिलेगा तो भी आपकी यहां पर हो जाएगी आपकी पंचमी तत्पुरुष समास की स्थिति, ठीक है। तो भयम शब्द मिल रहा है तो यहां पर पंचमी तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो इसका अलौकिक विग्रह करेंगे चोर ङशी और भयसु, चोर ङशी भयसु, ये तो हो गया अलौकिक विग्रह, दोनों विग्रह हो गए। अब आप देखो चोर इधर से ले लिया, इधर से भय ले लिया, ठीक है, और भय में हम सु लेके आएंगे, सु का फिर अम करेंगे तो बन जाएगा चोर भयम। अम, सु का अम कैसे करते हैं? अतो अम सूत्र चलता है, एक सूत्र है अतो अम, उस अतो अम से सु के स्थान पर अम आदेश हो जाता है। उसके बाद में सूत्र आता है अमी पूर्व, उस अमी पूर्व सूत्र से अम के ए को पूर्व रूप होकर के चोर भयम बनता है। तो यहां बन जाएगा चोर भयम, चोर से भय जोड़ने पर चोर भयम बनता है, ठीक है। आगे चलो सिंघात भीत है, सिंघात भीत, देखो यहां पर है पंचमी विभक्ति हो गई, आगे भीत शब्द आ गया, तो हमने कहा कि भाई आगे द्वितीय पद के रूप में भय भीत भीति भी, इनमें से कोई भी शब्द मिलेगा तब भी पंचमी तत्पुरुष समास करना है। तो सिंह ङशी भीत सु, इधर से सिंह बचा, उधर से भीत बचा, सु लेके आए, विसर्ग किया, बन गया सिंह भीत। आगे चलो व्याघ्रात भीति ही, व्याघ्रात भीति ही, यहां पर आपको द्वितीय पद में भीति ही मिल रहा है तो व्याघ्र ङशी भीति सु बन जाएगा व्याघ्र भीति ही। क्या बना? व्याघ्र भीति ही। आगे चलो सर्पात भी, हमने कहा कि भी शब्द मिले तब भी हो जाएगा तो सर्पात भी। आगे है सर्प ङशी भी सु, सर्प भी ही, क्या बना? सर्प भी ही, यानी क्या मतलब हुआ? सर्प से डर। आगे है भयात भीत है, भयात भीत है, यहां भीत है शब्द मिल गया तो भय ङशी भीत सु बन गया भय भीत है। क्या बना? भय भीत है, यानी भय से डर, भय से भी डर। आगे है गुरोह भयम, गुरोह भयम,
तो यहाँ गुरु ngशी भय सु बन गया गुरु भयम। क्या बन गया? गुरु भयम। जैसे चोर भयम बना था ना, उसी प्रकार से यहां भी गुरु भयम बन जाता है। तो यहां पर देखिए एकदम आसान है। पंचमी तत्पुरुष के अंदर आपको पंचमी भयन सूत्र याद रखना है, वार्तिक ध्यान रखनी है, भय भीत भीति भीरिति वाच्यम। इस वार्तिक को याद रखिए, सूत्र को याद रखिए और अर्थ ध्यान रहना चाहिए, फटाफट समझ में आ जाएगा। मान लो एग्जाम में सवाल आया चोर भयम इत्यत्र कह समासः, उत्तर हो जाएगा पंचमी तत्पुरुष समास। ठीक है, आ गया चोराद भयम इत्यत्र समस्त पदम किम, ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है। तो चोराद भयम का समस्त पद होगा चोर भयम। इसके अलावा पूछा जा सकता है चोर भयम इत्यस्य पदस्य अलौकिक विग्रह किम, या अलौकिक विग्रह कह। अलौकिक विग्रह क्या है इसका? तो अलौकिक विग्रह में विभक्तियां अलग लिखनी होती हैं, जो भी विभक्ति लग रही है उसको बाहर निकाल देते हैं। जैसे चोरात में पंचमी है तो पंचमी में ngशी लग गया, भयम में सु लग रहा है तो भय सु हो गया। इस तरह से हम अलौकिक विग्रह करते हैं। लौकिक विग्रह भी पूछा जा सकता है, जैसे चोर भयम का लौकिक विग्रह क्या है? तो उत्तर होगा चोराद भयम। ऐसे किसी भी रूप में सवाल पूछा जा सकता है, लेकिन यदि आपको कंसेप्ट क्लियर है, अच्छे से समझ में आ रहा है, तो कोई भी मिस्टेक नहीं होगी, आप आराम से कर सकोगे, चाहे किसी भी तरह से प्रश्न पूछा जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम जीरो स्तर से बिल्कुल आसान तरीका से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो चैनल से जुड़े रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, जिससे सारे लोगों को फायदा मिल सके यार। चलिए आगे देखते हैं, अगला सूत्र है उसको भी समझते हैं। देखिए अगला सूत्र है इसमें, अपेतापोढ़ मुक्त पतिता पत्रस्तैरल्पशः। देखिए बहुत ही बढ़िया सूत्र है, इससे भी कई मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण बनते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है। देखो इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों के साथ यदि इनमें से जो भी शब्द दे रहे हैं वो शब्द बाद में मिलते हैं, पंचम यंत पद के साथ में बाद में यदि मिलते हैं तो आप पंचमी तत्पुरुष समास कर लोगे। अर्थ देखो लिखा भी है, देखिए यहां पर पंचम्यंत सुबंत पद का अपेत अपोढ़ मुक्त पतित अपत्रस्त आदि पदों के साथ तत्पुरुष समास हो जाता है, मतलब पंचमी तत्पुरुष समास हो जाता है, ऐसा यहां पर मतलब है। क्लियर है? अब एक बार इन पदों के अर्थ भी बता देता हूं मैं आपको। जैसे पहला पद है अपेत, तो यहां पर अपेत का मतलब क्या है मित्रों? अपेत का मतलब होता है दूर किया हुआ। क्या मतलब है? दूर किया हुआ। आगे है अपोढ़, अपोढ़ का मतलब होता है बाधित करना, बाधित। उसके बाद में है मुक्त, मुक्त का मतलब मुक्त करना, पतित यानी गिरा हुआ। फिर है अपत्रस्त, अपत्रस्थ का मतलब होता है फेंका हुआ, फेंका हुआ। तो ये सारे पदों के अर्थ हो जाते हैं क्लियर। अर्थ समझ में आ गया होगा। पंचम यंत सुबंत पद का अपेत अपोढ़ मुक्त पतित अपत्रस्त पदों के साथ में पंचमी तत्पुरुष समास हो जाता है। ये आपको नियम याद रखने पड़ेंगे, ठीक है ना? ऐसे उदाहरण देखो कैसे हो सकता है। सुखात अपेतः, सुखात अपेतः ऐसा यहां पर दिया है। तो यहां देखिए सुखात में पंचमी आ रही है। आगे सूत्र में कहा कि भाई अपेत यदि पद रहेगा तो आप पंचमी तत्पुरुष समास करोगे। क्या करोगे? पंचमी तत्पुरुष समास करोगे। तो यहां पर हम पंचमी तत्पुरुष समास कर लेंगे। तो अलौकिक विग्रह करिए सबसे पहले, तो सुख ngशी अपेत सु, तो इधर से सुख और अपेत बचा। फिर आपने क्या किया? संधि कर दी, यहां पर दीर्घ संधि सुखापेत, फिर सु लेके आए और सु का विसर्ग हुआ तो सुखापेत। इस तरह से आपका ये समस्त पद बन जाता है। आगे चलिए, कल्पनायाः अपोढ़, कल्पनायाः अपोढ़, तो देखो कल्पना ngशी अपोढ़ सु, ये हमारा अलौकिक विग्रह है मित्रों। अब इधर से देखो कल्पना ले लिया, अपोढ़ ले लिया, दोनों में दीर्घ संधि हुई तो कल्पना पोढ़ बना, कल्पना पोढ़ बन गया। उसके बाद में विसर्ग कर दिया हमने सूला करके, कल्पना पोढ़, इस तरह से बन जाएगा। रोगात मुक्त, तो रोग और मुक्त, रोग ngशी मुक्त सु रोग मुक्त,
बन गया वृक्षात पतितः, वृक्ष ङषि पतितसु, वृक्ष पतितः। जलात अपत्रस्त, जल ङषि अपत्रस्तु, अपत्रस्तसु बन जाएगा जलापत्रस्त, जलापत्रस्त। इस तरह से इसमें बन जाता है, मतलब हो गया जल से फेंका हुआ। जलापत्रस्त का मतलब जल से फेंका हुआ। और भी उदाहरण बन सकते हैं। यहां पर पंचम्यंत जो पद है उसकी जगह आप दूसरा कोई भी पद लिख करके समास बना सकते हो, लेकिन बाद में जो पद हैं वो यहां पर निश्चित किए गए हैं सूत्र के माध्यम से, वो ही पद होने चाहिए। यदि वो पद नहीं रहेंगे तो फिर आप समास नहीं कर सकोगे। ऐसा आपको ध्यान रखना है। बात समझे कि नहीं? इस तरह से अब मैं आपको यहां पर एक प्रश्न दे रहा हूं आपके लिए। देखिए, एक मैं उदाहरण लिख रहा हूं, प्रासादात, प्रासादात, प्रासादात पतितः, प्रासादात पतितः। इस तरह का एक हमारे सामने ये उदाहरण है। अब आप ये बताइए कि प्रासादात पतितः इस यहां पर इस स्थिति में समास होगा कि नहीं होगा इस वाले सूत्र से। जैसे हमने वृक्षात पतितः यहां पर समास किया है, और यहां हमने लिखा है प्रासादात पतितः। प्रासाद का मतलब भवन होता है, ठीक है, और यहां पर हमने लिखा है प्रासादात पतितः। तो बताइए यहां पर समास होगा कि नहीं होगा इस वाले सूत्र से? बताओ, बोलिए। नहीं होगा दोस्तों, यहां पर समास नहीं होगा, क्योंकि इस सूत्र के अंदर एक शब्द आया है अल्पशः। अल्पशः का यहां पर प्रयोग हुआ है। इसका मतलब है कि कुछ ही शब्द हैं उनमें ही समास होगा। अल्पशः का प्रयोग करने से यह अर्थ होगा कि कुछ ही पंचम्यंत शब्दों का अपेत आदि शब्दों के साथ समास होता है। यहां पर समास नहीं होगा, ऐसा आपको यहां समझना है, ठीक है। इसीलिए तो उसमें अल्पशः इस तरह का शब्द जोड़ा गया है सूत्र में। तो यहां आपके सामने आ जाता है कि प्रासादात पतितः, यहां पर किस सूत्र से समास हो रहा है? तो यहां समास नहीं हो रहा है, ठीक है। इस सूत्र से समास होगा कि नहीं होगा? तो नहीं होगा। ऐसे आपको ध्यान रखना, इसी रूप में इसको लिखना होगा वाक्य के रूप में, प्रासादात पतितः। हमने पहले ही कहा कि भाई समास सब जगह नहीं होता, समास की कुछ शर्त होती है, कुछ कंडीशन होती है, तभी समास कर सकते हो आप। मर्जी से नहीं कि जहां इच्छा पड़ी समास कर दिया, ऐसा नहीं होता है। समर्थ पद होना चाहिए, वो उसमें योग्यता होनी चाहिए मिलने की आपस में। समर्था पदविधि, जो पदविधि है वो समर्थ में हो सकती है। अब समर्थ क्या है, पदविधि क्या है, सब कुछ हम ऑलरेडी बता चुके हैं। तो आप उन सारे वीडियोज को देखिए तो आपको बिल्कुल आसान तरीका से, आसान रूप में समझ में आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। अब चलिए मित्रों, इसमें एक सूत्र और हम बता रहे हैं, उसके आधार पे हम आपको और भी उदाहरण समझेंगे। एक सूत्र आगे और समझ। देखिए मित्रों, अगला सूत्र इसमें और है एक, उसको भी देख लेते हैं। लिखा हुआ है सूत्रम। सूत्र को पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है? पंचमी तत्पुरुष का ही सूत्र चल रहा है अभी। स्तोकांतिक दूरार्थ कृच्छ्राण्यक्तेन। देखिए, स्तोकांतिक दूरार्थ कृच्छ्राण्यक्तेन, ये हमारा सूत्र है। क्या कह रहा है सूत्र? सुनो, सूत्र का अर्थ समझो पहले तो आप। ये कह रहा है कि पंचम्यंत, स्तोक, अंतिक और दूर अर्थवाची पदों का, इनके अलावा समानार्थी शब्दों से भी, यानी ये पद रहें, इसके अलावा इनके समानार्थी पद रहें तब भी इक्तः प्रत्यांत समर्थ सुबंत पद के साथ पंचमी तत्पुरुष समास हो जाता है। ऐसा यहां लिखा हुआ है, यानी अर्थ में समझना है। आगे लिख रहे हैं इसमें, देखो, कृच्छ्र पद का भी तः प्रत्यांत पद के साथ समास होता है। एक पद लिख रहा है ना, कृच्छ्र, कृच्छ्र, इस पद के साथ भी आपको यदि तय प्रत्यांत पद मिलता है तो भी समास कर देना होगा। ऐसे यहां समझना है। अब देखो, कुल मिलाकर के आपको इस तरह से समझना है। देखिए, पंचम्यंत, आपको पंचम्यंत पद देखना है, यानी पंचमी विभक्ति वाले पद मिलने चाहिए। कौन कौन से? स्तोक, स्तोक,
अंतिक, स्तोक अंतिक और दूर, स्तोक अंतिक दूर, ये आपको पद मिलेंगे। जैसे इनसे पंचमी मिलेगी, जैसे स्तोक से पंचमी मिलेगी स्तोकात, अंतिक से अंतिकात, दूर से दूरात। तो ये हो गए आपके, इसका मतलब हो गया पंचम्यंत, स्तोक, अंतिक और दूर। इसके अलावा समानार्थी हो इनके, समानार्थी, यदि इनके जैसा ही अर्थ देने वाले कोई शब्द आ रहे हैं तब भी आप समास कर सकते हो इस सूत्र से। ऐसा यहां पर आपको समझना है। बात समझे कि नहीं? पंचम्यंत किसमें? स्तोकांत, अंतिकात, दूरात, इनके जैसे ही अर्थ देने वाले कोई दूसरे शब्द हैं तब भी सेम स्थिति बनेगी। तो यहां पर देखिए, मैं आपको एक ऐसा शब्द बताता हूं जो इनके जैसा अर्थ देने वाला होगा। जैसे कि हम लिखते हैं यहां पर एक शब्द है विप्रकृष्ट, शब्द है विप्रकृष्ट। इससे हम बनाते हैं विप्रकृष्टाद आगत है, तो इसका मतलब हो जाता है दूर से आया हुआ। ठीक है, तो यहां पर ये समानार्थी है, यानी इनके जैसा ही अर्थ दे रहा है। तो इनके जैसा अर्थ देने वाला यदि है तो वहां भी आप इस सूत्र से समास कर सकोगे। इसके अलावा हमने कहा कि भाई कृच्छ्र, ये कृच्छ्र जो शब्द है, इस कृच्छ्र शब्द से भी समास कर सकते हो। कृच्छ्र शब्द यानी कृच्छ्र पद का भी त प्रत्यांत पद के साथ में समास हो जाता है। आगे आपको सिर्फ त प्रत्यांत शब्द मिलना चाहिए, इस बात पे जोर दिया गया है। इक्तः प्रत्यांत शब्द बाद में होना चाहिए। बाद में क्या होना चाहिए? इक्तः प्रत्यय से बना हुआ कोई भी शब्द, जैसे कि मुक्त है, ये हमारा शब्द है ना, इक्तः प्रत्यय से बना हुआ है। जैसे कि आगत है, ये इसी से बना हुआ है। इसके बाद में है गत है, ये इसी से बना हुआ है। इसके बाद में है लब्ध है, ये इसी से बना हुआ है। इक्तः प्रत्यय से बनने वाले शब्द आपको बाद में होने चाहिए। इसके अलावा इसमें दे रखा है स्तोक, अंतिक, दूर, ये तो सूत्र में ही दिया हुआ है। और कृच्छ्र शब्द, ये देखो सूत्र के अंदर ही लिखा हुआ है, ये इनमें पंचमी लगानी है, यानी पंचम्यंत स्थिति में ये रहने चाहिए। जैसे स्तोक में स्तोकांत, ठीक है, अंतिक में अंतिकांत या अंतिकात, और दूर से दूरात। इसके बाद में आपको तय प्रत्यय वाला शब्द मिलना चाहिए आगे, तो आप समास कर सकते हो इससे। ठीक है ना? चलें आगे। चलिए अब देखो आगे एक सूत्र लिखा है यहां पर, पंचम्याः स्तोकादिभ्य, पंचम्याः स्तोकादिभ्य। इसका मतलब है स्तोक आदि शब्दों से समास के प्रसंग में, जब हम स्तोक आदि इन शब्दों से समास कर रहे हैं तो उस प्रसंग में पंचमी विभक्ति का लोप नहीं होता है। बात समझ लेना अच्छे से। यो हमने सूत्र बताया ना आपको ऊपर अभी, इस स्थिति में यानी इन शब्दों के साथ जब हम समास कर रहे होंगे तो पंचमी विभक्ति का लोप नहीं करना है। बाकी तो नियम यह है कि विभक्तियों का लोप हो जाता है जब हम समास करते हैं, लेकिन यहां पर ध्यान रखना है, सूत्र कह रहा है पंचम्याः स्तोकादिभ्यः, यानी स्तोकादि शब्दों से पंचमी विभक्ति का लोप नहीं होता है। इसीलिए इसको अलुक तत्पुरुष समास भी कहते हैं। बात समझ में आई? अलुक तत्पुरुष समास भी कहते हैं। अब आ गया कि अलुक तत्पुरुष समास किससे होता है, तो सूत्र है स्तोकांतिक, दूरात, कृच्छ्राण, इक्तेन, इस सूत्र से हो रहा है ऐसे। ठीक है ना? चलिए उदाहरण समझते हैं। पहला उदाहरण है स्तोकात मुक्त है। हमने कहा कि भाई स्तोक, अंतिक, दूर और इनके समानार्थी शब्द होने चाहिए जिनमें पंचमी विभक्ति लगी होनी चाहिए, और बाद में जो दूसरा पद होगा हमारा वो इक्तः प्रत्यय लग करके बना हुआ हमारा शब्द होना चाहिए, तो समास कर सकते हो आप। तो यहां देखो मुक्तः आपका इक्तः प्रत्यय का है, तो बन जाएगा, देखो अलौकिक में लिखेंगे स्तोक ङषि मुक्त सु, बन जाएगा स्तोकान मुक्त है। यहां पर संधि के नियम ध्यान रखना है आपको, संधि के नियमों के हिसाब से यहां पर मिला दिया गया है, तो बन जाएगा स्तोकात मुक्त है। हमने कहा कि भाई विभक्तियों का लोप नहीं होता है, तो यहां पर जो लौकिक विग्रह की स्थिति है उसी को सेम यों की तो ले आएंगे हम। लौकिक में लिख रहा है स्तोकाद मुक्त है, तो यहां पर हम कर लेंगे अनुनासिक करके, तय की यानी दे की जगह हम ने कर देंगे, तो बन जाएगा स्तोकान मुक्त है। ठीक है, क्लियर? आगे चलो। अंतिकाद आगत है, अलौकिक किया, अंतिक ङषि आगत सु। अब विभक्तियों का लोप होगा नहीं तो मिला देंगे अंतिकादागत है, अंतिकादागत, क्योंकि तो मिला दिया। आगे है दूराद आगत है,
ठीक है। तो यहां पर दूर ngशी आगत सु, तो बन जाएगा दूरादागत है, यहां भी कुछ नहीं है, मिला दिया। अभ्यासाद आगत है, अभ्यासाद आगत है, यहां देखो अभ्यास ngशी आगत सु, तो यहां पर क्या किया है, मिलाना है, तो यहां दीर्घ संधि करेंगे, अभ्यासागत है, अभ्यासागत है, ऐसा यहां पर हम समझेंगे, क्या, अभ्यासागतः, इस तरह से आपको समझना है, ठीक है ना। आगे है विप्रकृष्टाद आगत है, विप्रकृष्टाद आगतः, देखो यहां अर्थ हो जाएगा इसका, विप्रकृष्टाद आगते का अर्थ होता है आपका दूर से आया, क्या अर्थ होता है, दूर से आया। और हमने यहां पर सूत्र में एक पद बताया दूर, उसका अर्थ भी दूर होता है और इसका भी अर्थ दूर होता है। तो बताइए दूर शब्द का ये आपका समानार्थी हो गया। हमने कहा कि भाई दूर शब्द आए तब भी करना है और इनका समानार्थी आए तब भी समास करना है, तो यहां पर विप्रकृष्ट शब्द समानार्थी है, तो यहां समास हो जाएगा, तो विप्रकृष्टादागतः बन जाएगा। कृच्छ्राद मुक्तः, हमने कहा कि कृच्छ शब्द जो है इसके साथ भी समास हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा कृच्छ्रङशी मुक्त सु, यहां बन गया आपका कृच्छ्रान मुक्त। देखिए कृच्छ्रान मुक्त इस तरह से यहां पर बन जाता है, यहां पर ngशी लिखा हुआ है, ठीक है। आगे है कृच्छ्राद लब्ध, कृच्छ्राद लब्ध, तो यहां पर किया कृच्छ ngशी लब्ध सु, तो यहां पर देखो कृच्छ्राल लब्ध, कृच्छ्राल लब्ध बना, यहां पर संधि हो गई, संधि का नियम आपको पता होना चाहिए, यहां पर आपके लत्व संधि हो जाएगी, लत्व संधि, जैसे कि आप करते हैं ना उत्लेख है, इस तरह बनाते हैं ना उत्लेख है, तो यहां पर उल्लेख है बनाते हैं आप, तो इसी तरह यहां पर हो जाएगा कृच्छ्राद लब्ध है, तो कृच्छ्राल लब्ध, ऐसा बन जाएगा लत्व संधि होकर के, ठीक है ना। तो इस तरह से मित्रों हमारे सारे उदाहरण हो जाते हैं और आपको समझ में भी आ गए होंगे। तो आज के इस सेशन में मैं सिर्फ आपको दो विभक्तियों के साथ ही समास बताऊंगा, यानी कि हमारा पंचमी तत्पुरुष समास हो चुका है और इससे पहले हमने चतुर्थी तत्पुरुष समास बता दिया। तो ये दो विभक्तियों के साथ हमने समास आपको समझा दिया है, क्योंकि ये काफी लंबा है समास, तत्पुरुष समास काफी लंबा है, इसलिए मैं इसको टुकड़ों में आपको समझा रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। इसके बाद में मैं जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा उसमें षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष में दो विभक्तियों को उसमें शामिल करूंगा। उसके बाद में जो हमारे अन्य बच गए भेद, जैसे कि आपका नय तत्पुरुष समास है, उपपद तत्पुरुष समास है, ऐसे मध्य पदलोपी तत्पुरुष समास, ऐसे कई समास और हैं, लगभग 7 भेद हमने आपको बताए हैं जो अन्य में हैं, उनको भी मैं अलग अलग बताऊंगा, सबको छोटे छोटे रहेंगे तो अलग अलग करके मैं उनको सेपरेट वीडियो के रूप में आपको बता दूंगा। तो ये हमारा आज का वीडियो हो जाता है दोस्तों। कैसा लगा जरूर हमें कमेंट करके बताना, अच्छा लगता है तो लाइक करना, कोई भी सवाल है आपका तो हमें जरूर आप कमेंट करके सवाल कर सकते हैं, निश्चित रूप से आपके कमेंट को हम पढ़ते हैं और जवाब भी देते हैं दोस्तों। तो अच्छे से तैयारी करते रहिए, यूं ही आप लगातार हमसे जुड़ते रहिए। तो सबके लिए शुभकामनाएं। जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। मिलेंगे अगली क्लास में, धन्यवाद।